कौन चैप्टर है? एसिड्स बेसेस एंड साल्ट से अम्ल, क्षारक एवं लवण। क्या है पहला क्वेश्चन? आयनीकरण के आधार पर अम्ल को विभाजित करें। हाँ सुन लो, तुम ये जानते हो ना, जो आयन जो होता है सो आवेशित परमाणु होता है। आवेशित परमाणु को आयन कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, या तो वह धनायन होगा या ऋणायन होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब प्रोटॉन से अधिक रहे तो वह हो जाता है सो ऋणायन, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम रहे तो वह हो जाता है धनायन। तो आयनीकरण के आधार पर जब अम्ल को हम विभाजित करेंगे तो उसको दो वर्ग में रखा जाता है। पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। अब सो प्रबल अम्ल के बारे में जानो। प्रबल अम्ल वह होता है जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, और हाइड्रोनियस अम्ल खास करके सो H3O+ की उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं। इन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है। इसके उदाहरण पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 को रखते हैं। जबकि दूसरा अम्ल जो होता है वह होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो जलीय विलयन में आंशिक या अधूरे रूप से आयनीकृत होते हैं, और हाइड्रोनियम आयन वही H3O+ की निम्न सांद्रता उत्पन्न करते हैं। इन्हें दुर्बल अम्ल या कमजोर अम्ल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सो आपको सो कार्बनिक अम्ल H2CO3, फार्मिक अम्ल CHOOH, इसके बाद एसिटिक अम्ल CH3COOH, और ऑक्जेलिक अम्ल COOH2 एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 को सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपको अम्ल के आधार पर सो इसका वर्गीकरण है। हाँ क्या है? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हाँ सुन लो, पीएच जो है सो तुमको बता चुका हूँ। यह हाइड्रोजन आयन से लघुगुणक का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, और ख़ास करके यह किसी भी विलयन के सांद्रता को बताता है, जिसमें इस चीज़ को देखा जाता है एक पीएच स्केल के आधार पर। पीएच स्केल पर देखा जाता है जिस विलयन की सो सांद्रता 7 से कम रहा तो वह अम्लीय हो जाता है, और जिसका 7 रहता है वह उदासीन रहता है। 7 से अधिक वाला क्षार वाला होता है या क्षारक विलयन होता है। तो इस आधार पर इसका जब हम उपयोग करते हैं मानव जीवन में तो इसका बहुत अधिक महत्व है। और पीएच के महत्व खास करके जब हम अंकन करेंगे अपने दैनिक जीवन में तो इसको 5 चीज़ जो इसकी है ना वह बहुत ही महत्ता वाली है। नंबर 1, पीएच का महत्व पाचन तंत्र में होता है। पहला वह क्या नाम है, हमारे पेट में जा कर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो हमें बिना हानि पहुंचाए भोजन में पाचन में आवश्यक होता है। और जब यह अपच की स्थिति में है तो इसमें अम्ल की मात्रा अधिक बनने लगती है, और इसके कारण क्या होता है तो पेट में जलन उत्पन्न होता है, दर्द की अनुभूति होती है, और इस तरह की जो दिक्कतें होती है पेट में, या तो जलन हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो उसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए एंटासिड का हम प्रयोग करते हैं, और यह क्षारक जो होता है उसका प्रयोग करके हम अपने को राहत महसूस करते हैं। इसके लिए प्रायः आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, और तभी वह दर्द से हम मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद दूसरा हो जाता है मानव और जंतु जगत में। मानव और जंतु जगत में जब हम देखेंगे तो हमारे शरीर की जो अधिकाधिक क्रियाएं है वह 7 से लेकर के 7.8 पीएच के मान के बीच ही काम करती है। हमें इस संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकने के लिए शरीर अनुकूलित होता है। हमारे रक्त, आंसू, लार
का पीएच लगभग 7.4 होता है। पुनः 7.0 से कम अगर हो जाता है या 7.8 से यह अगर बढ़ जाता है तो जीवन में हमारे दुखमय हो जाता है, जीना असंभव सा हो जाता है। उल्लेखनीय यह है कि वर्षा जल में पीएच का मान 7 से कम होकर के 5.6 हो जाता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में बहता है तो नदी का पीएच मान कम हो जाता है, जिस कारण जलीय जीव के जीवन में संकट उत्पन्न हो जाती है। आज के तिथि में आप अगर विविध प्रकार के मछली या जलीय जंतु को मरते हुए देखते हैं तो उसके लिए यह पीएच मान जो है निश्चित रूप से जवाबदेह है। इसके बाद आपको तीसरा इसका उपयोगी चीज़ हो जाता है पेड़ पौधे के लिए। पेड़ पौधा मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। यह भोजन से लेकर के वस्त्र और आवास तीनों प्रकार की परम आवश्यकता की पूर्ति करती है। पेड़ पौधे की अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान की ये अच्छी रहनी चाहिए। यदि यह अम्लीय है या क्षारीय है तो दोनों का इस पर कुप्रभाव होता है। मिट्टी में जब फसल उत्पन्न अच्छा नहीं हो जाता है तो मिट्टी की जांच कराई जाती है। यदि यह अधिक अम्लीय या क्षारीय हो तो उपज पर जो कुप्रभाव डालता है उसको कम करने के लिए कृषि वैज्ञानिक के द्वारा उसके लिए दवा का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है और उस प्रकार से किया जाता है। तो यह पेड़ पौधे के लिए भी पीएच मान जो है अति आवश्यक है, वह हमारे लिए जीवनदायिनी होता है। इसके बाद जीव जंतु के डंक से रक्षा के लिए चौथी बात हो जाती है। तो जब जीव जंतु कभी डंक मार देते हैं तो हमारे शरीर में प्रवेश करके वह अम्ल छोड़ती है। इसमें आपको हाइड्रा को देखेंगे, चींटी को देखेंगे या मधुमक्खी को देखेंगे या तुम जो कहते हो बिरहनी, पचैया, वो सब के लिए इस तरह की बात होती है। ये सब आपको हमारे शरीर में मेथोनिक अम्ल जो है डंक के माध्यम से पहुंचा देता है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वह उस जगह पर सूजन आ जाती है, ऐसा ब्लड निकलने लगता है और पीड़ा का अनुभव हम लोग करते हैं। तो उस पर जिस जगह पर वह डंक मारता है उस पर अगर हम बेकिंग सोडा लगा देते हैं जो क्षारीय होता है तो हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक कारण भी है और वैज्ञानिक उपयोग है। और वह जो है यह है बेकिंग सोडा आपको कमज़ोर अम्ल है, क्षार है, इसे दुर्बल क्षारक कहा जाता है। इसका प्रयोग करके हम उससे मुक्ति पाते हैं। और पांचवी बात यह होता है दंत क्षय। हमारा जो जीवन है उसमें दांत की बहुत ज़्यादा महत्ता है। अगर दांत मजबूत नहीं है तो हमारा भोजन उत्कृष्ट प्रकार से ग्रहण करना मुश्किल सा होता है। तो हमारे मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। हमारे दांत में कैल्शियम फास्फेट होता है, क्योंकि हमारे दांत कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह आपको जल में नहीं घुलता है और मुंह की पीएच मान 5 से 5 कम होने पर यह नष्ट होने लगता है। मुंह में उपस्थित अवशिष्ट शर्करा जो होता है या जीवाणु जो होता है खाद्य पदार्थ के निम्नीकरण से अम्ल उत्पन्न करने लगता है, अम्ल उत्पन्न होता है। और इससे निजात पाने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का हम प्रयोग करते हैं। विविध प्रकार का जो हम आज के डेट में बबूल, पेस्पोडेंट, ये सब जितना भी करते हैं उसी मंजन जो है क्षारकीय मंजन है। इससे अम्ल की जो अधिकता है उदासीन हो जाती है और दांत हमारा क्षय होने से बच जाता है। तो इस प्रकार हम स्पष्ट हो जाती है जो पीएच मान जो है हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यह आपको पाचन तंत्र के लिए, पेड़ पौधे के लिए, मानव और जंतु जगत में और दंत क्षय के लिए, इसके बाद आपको जीव जंतुओं के डंक से रक्षा करने में अति आवश्यक होता है।
तो यह बात आपको हो जाती है। तो अब देखिए फिर ये अब क्या कहें, ओ ठीक 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 समझ गए, जो मिश्र धातु, तो मिश्र धातु तो अगला चैप्टर, खैर चलो, तो क्या कहें मिश्र धातु। हाँ, तो मिश्र धातु के बारे में जान लो। इसको ऐसे कह सकते हैं, मिश्र धातु से क्या समझते हैं हम, इसके बनाने और उपयोग की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ऐसे कहा जा सकता है। तो सुनो, मिश्र धातु जो है वह किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रित करके सो एक नया समांगी मिश्रण या मिश्र धातु बनाता है। इसे या तो समांगी मिश्रण या मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे कि हम स्टेनलेस स्टील की बात करें, कांसा की बात करें, पीतल की बात करें, बेल मेटल की बात करें, ये सभी आपको मिश्र धातुएं हैं। इसका जब हम उपयोग करेंगे तो इसका उपयोग तो आपको दर्जनों है, लेकिन 8 उपयोग इसकी बहुत महत्व वाली है। नंबर 1, कठोरता बढ़ाने के लिए, सो क्या नाम है, लोहे में अगर कार्बन की मात्रा मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है तो लोहे काफ़ी कठोर हो जाता है। इसी तरह से हमारे जो स्वर्णकार लोग हैं, सोने, जो शुद्ध सोना का वजन 24 कैरेट होता है, उसको 22 कैरेट में परिवर्तित किया जाता है। उसमें 2 अंश जो उसमें है सो मिला दिया जाता है तांबा या चांदी का, तो वह सोना काफ़ी मिश्रित हो जाता है और आभूषण उससे तैयार होती है। फिर सो एल्यूमिनियम के द्वारा सो ड्यूरेलियम जैसे मिश्र धातु बनता है, जो काफ़ी कठोर होता है और इसकी हम सो उपयोगिता कायम करते हैं। इसके बाद आपको होता है संक्षारण रोकने के लिए। संक्षारण रोकने के लिए जैसे निकेल, लोहे, स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम से बनी मिश्र धातु आदि जो होते हैं, सो आपको वह जंग से विमुक्त होता है, उस पर नहीं लगता है। हम कह सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील लोहे, निकेल और क्रोमियम से बनी होती है और इससे बनी हुई यह मिश्र धातु होती है जिस पर जंग का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावे सो हम कह सकते हैं जो शक्ति बढ़ाने के लिए भी मिश्र धातु सो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये जैसे कि इस्पात काफ़ी मजबूत होता है, ड्यूरेलियम से आपको बहुत मजबूत होता है। ये सो मिश्र धातु कठोर होने के कारण काफ़ी शक्तिशाली होती है, बहुत दिनों तक चलती है, बहुआयामी उपयोग भी इसका होता है। इसके अलावा हम घरेलू उपयोग के लिए भी सो मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। चाहे घर हो या कारखाना, दफ्तर हो, सभी जगह मिश्र धातुओं का उपयोग होता है। घर के बर्तन है, अलमारी है, फ्रिज है, पंखे हैं, विविध प्रकार के आभूषण है, नित्य प्रयोग करने वाले सामान है, ग्लास है, ये सब में मिश्र धातु ही सो रहती है। इसके अलावा आपको हम कह सकते हैं रंग परिवर्तन करने के लिए भी सो मिश्र धातु सो एक उत्कृष्ट साधन है। जैसे कि तांबे और एल्युमिनियम से बनी सो एल्युमिनियम ब्रांच का सो सुनहरा रंग होता है और वह अस्थाई होता है। उचित सांचे में ढालने के लिए जैसे कि आपको ये क्या नाम है, कांसा तथा टाइप मेटल जो है सो आपको उचित सांचे में ढालने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा सो गलनांक कम करने के लिए जैसे कि आपको रोज मेटल मिश्र धातु है, इसका गलनांक कम होता है और बिस्मथ, कलय और शीशे से बनती है और इसका बहुआयामी उपयोग होता है। फिर आप चलिए, ये आपको ध्वनि उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। जैसे ये टीन और तांबे सो जो से मिश्र धातु बनती है उसका को कहा जाता है सो बेल मेटल। इसका उपयोग हमको अधिक ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पहले तो लोग बैल के गले में जो घंटी बांधता था उसमें उपयोग होता था, अब तो इसका उपयोग कम हो रहा है। फिर भी बैल से या मवेशी और इसके बाद धर्मस्थल में जो घंटी बनती है उसमें इसका उपयोग हो रहा है।
और पहले तो आपको हम बता ही दिए हैं, जो आपको संक्षारण रोकने में भी इसका उपयोग होता है, ताकि वह नष्ट जल्दी नहीं हो जाए। इसी सिलसिले में हम कहते हैं जो स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल और क्रोमियम की बनी मिश्र धातु होता है, जिस पर जंग का कोई असर नहीं होता है, यह लंबे समय तक बनी रहती है। इसकी तत्परता का उपयोग हम लोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो मिश्र धातु जो है सो आधुनिक समय में यह वरदान के जैसे है, और इसका उपयोग सो हम कह सकते हैं हम घरेलू उपयोग में करते हैं, रंग परिवर्तन करने में करते हैं, गलनांक कम करने में करते हैं, उचित आंचे को ढालने में करते हैं, संक्षारण रोकने के लिए करते हैं, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न करने के लिए करते हैं, फिर कठोरता बढ़ाने के लिए करते हैं और शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। तो यह हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। अब सो आगे क्वेश्चन क्या है? संक्षारण से बचने के उपाय। तो हाँ सुन लो, इसी सिलसिले में इसको भी कह देना ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें जब कहोगे ना तो एक क्वेश्चन ऐसे भी कहा जाता है जो जंग किसे कहते हैं, और किन किन आवश्यकता का पूरा होना अनिवार्य है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम सो किन किन उपायों का सो प्रयोग में लाते हैं, किन किन उपायों को प्रयोग में लाते हैं, अन्यथा जंग क्या है और जंग रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो इस संदर्भ में जान लो, जो लोहे की सतह पर सो भूरे रंग के या लाल रंग के पपड़ी पड़ जाती है, खास करके वर्षा ऋतु में यह बहुत अधिक होता है, और इसे जंग कहते हैं। यह आयरन थर्ड ऑक्साइड या आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड होता है। यह आपको लोहे की सतह को कमज़ोर कर देती है, और बहुत जल्दी यह सड़ गल करके इसे समाप्त करने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए लोहे से बनी जितने भी वस्तु होता है सो जंग लगने पर सो प्रभावित होता है प्रत्यक्ष रूप से, और वह समापन के ओर सो समझो जो काल के गाल में समा जाता है। लोहे पर जंग लगने के लिए नमी और वायु का होना आवश्यक होता है, और इस तथ्य के को प्रयोग से स्पष्ट किया जा सकता है कि आपको सो इसकी सार्थकता क्या है। और इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए आपको अगर 3 परखनली लिया जाए और इसमें चमकीले रंग रहित कीलों को डालने पर कीलों के को सो जंग लग जाएगा। यदि पानी की सतह पर तेल या ग्रीस डालकर दें तो यह देखेंगे जो पानी और वायु के संपर्क न रहें तो कीलों को सो जंग से बचाया जा सकता है। इस पर किसी प्रकार का जंग नहीं लगेगी। इस प्रकार कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के प्रयोग से वायु की नमी से छुटकारा देने के लिए सो इस पर जंग नहीं लगता है और जंग से बचाया जा सकता है। तो ये इस तरह से ये संक्षारण जो है उससे बचने के 7 उपाय अति प्रमुख है। नंबर 1 होता है ग्रीस या तेल की तह जमा करके या सतह जमा करके। लोहे या तेल या ग्रीस की तह जमा दें तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे जंग नहीं लगता है। और जितने भी कल पुर्जे होते हैं, चाहे छोटा मशीन हो या बड़ा मशीन, मशीनों के पुर्जे पर ऐसा प्रायः किया जाता है। इसलिए हम जो मशीन लाते हैं नया, छोटा हो या बड़ा, उस पर देखेंगे जो आपको सो तेल या ग्रीस का सो परत ऊपर में रहता है। इसके बाद आपको एनेमल से इसका क्या होता है तो खास करके लोहे की तह पर रंग रोगन का सो परत जमा करके सो जंग बचने पर सो नियंत्रण पाया जा सकता है। इसीलिए चाहे साइकिल हो या हमारा खिड़की हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, बस हो, जीप हो, रेलगाड़ी हो आदि पर आपको एनेमल की तह सो जमाई जाती है। इसके बाद आपको प्लास्टिक की परत लगाने से भी यह जो है बचाया जा सकता है। इसको संक्षारण ये जो हमारे धातु पर सो जितने प्रकार के सो आपको जंग लगता है उसको, लोहे की तह को प्लास्टिक से अगर ढक दिया जाता है तो लोहे के फर्नीचर की रक्षा
होती है और लोहे की स्वतः समाप्त नहीं होता है। इसके बाद आपको गैल्वेनीकरण से, क्या गैल्वेनीकरण से होता है, लोहे पर जस्ता का अगर तह जमाया जाए तो इस क्रिया को कहा जाता है सो आपको गैल्वेनीकरण। इस विधि से लोहे की बाल्टियाँ, इसके बाद ट्रमों डबों, लोहे की चादर की जंग को रोका जा सकता है, इस चीज़ को रक्षा किया जा सकता है। इसके बाद आपको होता है सो विद्युत लेपन से, इसमें खास करके एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकेल आदि जो धातु है वह विद्युत लेपन द्वारा लोहे की सतह पर चढ़ा दी जाती है। वाहनों के रिम और हैंडल, बम्पर आदि सब जो बनता है उस पर भी यह चढ़ाया जाता है, जिससे कि इसकी लाइफ लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ के लिए, और सो जंग से रक्षा हो पाती है। और इसके बाद कलई करके भी हम कर सकते हैं। लोहे की कलाई से अगर तह को जमा दी जाती है तो यह सो आपको संक्षारण से इसकी रक्षा होती है। घी के कनस्तर, इसके बाद खाने पैक करने के डब्बे पर ऐसा किया जाता है। नाश्ते या टिफ़िन कैरियर जो होता है उसमें भी इस तरह की बात को देखा जा सकता है। और इसके बाद इस्पात में बदल कर, लोहे को अगर इस्पात में बदल दिया जाए तो वह जंग से सो अच्छी तरह से छुटकारा इसको मिल जाती है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है जो संक्षारण से बचने के लिए आपको इसको तेल या ग्रीस का सतह जमा करके, इसके बाद आपको प्लास्टिक की परत लगा करके, इसके बाद एनेमल के द्वारा, इसके बाद आपको गैल्वेनीकरण विधि द्वारा विद्युत लेपन से इस्पात में बदलकर और कलई करके सो संक्षारण को रोका जा सकता है। यह सो अति प्रमुख सो विधि है। ठीक है, बंद बंद ता तक तू रिकॉर्ड के सुनी साइंस वाला का कौन चैप्टर